अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले 12 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हम रिलेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं। तो चलें आगे चलते हैं। अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सपोज़ करें अब आपके पास यहाँ पे 2 रिलेशंस हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन एक आर है और ये एक एस है, ठीक है। बाइनरी रिलेशंस हैं सेट ए पे, ठीक हो गया जी। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे आप ये प्रूफ करके बताया हमें कि उन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए उन रिलेशंस का, एक्चुअली वो होते तो सेट ही है ना। रिलेशन जो होते हैं वो सेट होते हैं ऑर्डर पेयर के। तो अगर उनका हम इंटरसेक्शन लें तो वो रिफ्लेक्सिव हो, और अगर हम उनका इंटरसेक्शन हो तो वो सिमेट्रिक हो, और अगर उनका हम इंटरसेक्शन हो तो वो ट्रांजिटिव हो। ये हमने इनको जो है ना प्रूव करना है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अगर उन दो का हम इंटरसेक्शन लें सेट्स का, उन रिलेशंस का, तो वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अब सपोज़ करें आपके पास यहाँ पे ये 2 रिलेशंस हैं, ठीक है। और हम डेफिनेशन ये जो रिलेशंस है ना, इन पे हम अपनी डेफिनेशन जो है वो इम्पोज करेंगे। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन याद है ना आपको, यानी हर ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट हो, ठीक है जी। जो जिस सेट पे रिलेशन बना है तो वो ए जो है वो उसका जो है एलिमेंट होना चाहिए, और जो ए है पेयर ऑर्डर एक जैसे जो है वो एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन के, रिलेशन आर के एंड यहाँ पे 2 है ना, और वो एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन एस के भी। तो अब ये एंड आ गया दरमियान में। एंड को हम सिंबॉलिकली आपको पता है ना, ये इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। ये देखें एंड को यहाँ पे इसने ये इंटरसेक्शन कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से, और ए जो है वो बिलोंग करता है आर इंटरसेक्शन एस से। ओके हो गया जी। इसी तरह अब नेक्स्ट हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं जी। उन दोनों का हमने ले लिया इंटरसेक्शन आर और एस का, ये हमने उनको सपोज किया हुआ है। और यहाँ पे अब हम उसको प्रूव करने के लिए हम जो सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है ना वो इस पे इम्पोज करेंगे। आपको सिमेट्रिक की याद है ना डेफिनेशन, यानी 2 एलिमेंट हैं जो सेट ए में पड़े हुए हैं, और उस सेट ए पे बनने वाले जो रिलेशन हैं तो उनके इंटरसेक्शन में अगर ए बी मौजूद हो, यानी उन दोनों का इंटरसेक्शन लें हम, तो उसमें ये ए बी ऑर्डर पेयर मौजूद हो, देन इफ़, यहाँ पे इफ़ है ना, ये इम्प्लिकेशन है, और यहाँ पे देन। तो अगर वो मौजूद हो देन ए बी का उल्ट क्या होगा, यहाँ पे बी है ना, तो बी ए बी जो है ना उसी इंटरसेक्शन, उन दोनों के इंटरसेक्शन की जो सेट है उसमें मौजूद होना चाहिए ये वाला ऑर्डर पेयर। बस यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट जो 2 सेट है ना उनके इंटरसेक्शन के हवाले से आपको ये बता रहा है। बस अपनी बातें जो मेन याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर 2 रिलेशंस हैं उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी रिफ्लेक्सिव होता है। अगर वो दोनों रिफ्लेक्सिव हैं, और इसके बाद अगर वो दोनों सिमेट्रिक हैं तो उसका इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है जी। और अगर दोनों ट्रांजिटिव हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी ट्रांजिटिव होगा। की पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट आप देख लें इसको ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में भी हमने उन्हीं दोनों को सपोज किया हुआ है, और अप्रूव करने के लिए हम ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है वो इम्पोज करेंगे इस पे। यहाँ पे अब 3 एलिमेंट आ गए हैं ए बी सी, जो सेट ए में हैं, और उस सेट ए पे बनने वाले जो रिलेशंस हैं उन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो अगर उस इंटरसेक्शन वाले सेट में ए बी एक ऑर्डर पेयर है तो और उसमें बी सी भी ऑर्डर पेयर होगा, देन ये इम्प्लिकेशन आ गई, देन ए सी भी जो है ना उसी आर इंटरसेक्शन एस के रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, ठीक है जी। देन हम कहेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस जो है वो ट्रांजिटिव है। क्लियर है जी, सिंपल सा है, इसको उस पर परेशान नहीं होना। बस मेन चीज़ ये याद रखनी है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि अगर 2 रिलेशंस हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं, उनका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक हैं तो इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक है। अगर ट्रांजिटिव है तो इंटरसेक्शन भी ट्रांजिटिव होगा, ठीक है जी।
जी, इस एग्ज़ाम्पल को आप देख लें खुद ही। बस मेन पॉइंट इसमें बता देता हूँ आपको। ये इन्होंने आपको सेट एक दिया हुआ है और उस पे 2 रिलेशंस आपको इन्होंने यहाँ पे ये शो करके दिखा दिए हैं। ये 2 रिलेशन हैं जी। इन 2 रिलेशन का यहाँ पे यूनियन लिया है। ऊपर हम इंटरसेक्शन पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है जी। अच्छा, जब उन्होंने यूनियन ले लिया तो उसमें जब हम उसकी ट्रांज़िटिव की जो डेफिनेशन हमने इम्पोज़ की, हमने ट्रांज़िटिव के लिए उसको चेक किया तो हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे ये 1 2 है और इसका और 2 1 भी है ना। तो ये पहले का आखिरी और दूसरे का पहला एलिमेंट जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 2 एलिमेंट जो बच जाएंगे वो भी वो ऑर्डर पेयर भी हमारे पास होना चाहिए, यानी 1 1 भी होना चाहिए। लेकिन वो तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके जी। नेक्स्ट है जी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं? देखें जी, एक रिलेशन आर है और वो सेट ए पे बना हुआ है। ठीक है जी। अब वो आर रिलेशन जो है वो इररिफ्लेक्सिव इफ़ एंड ओनली इफ़ तब होगा जब उस सेट ए के तमाम एलिमेंट्स के लिए उस रिलेशन में ए पेयर यानी सेम एलिमेंट उस एलिमेंट के ऑर्डर पेयर मौजूद ना हो तमाम एलिमेंट्स के लिए। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। यानी एक सेट है, मैं अभी सेट ए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 1 2 ये सेट ए आ गया। ठीक है जी। अब एक रिलेशन जो होगा ना उस पर बनने वाला, तो वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाएगा जब उस रिलेशन के अंदर ये 1 1 और 2 2, ठीक है, ये दोनों ये मौजूद ना हो। ठीक है, ये एलिमेंट्स है ना इसके दोनों। तो वो कह रहे हैं कि फॉर ऑल एलिमेंट्स जो ए में है, ठीक है, उसके ऑर्डर पेयर मौजूद उस रिलेशन में ना हो। क्लियर है जी। ये इसको उसने आसान इंग्लिश में भी नीचे लिख के बता दिया है कि आर रिलेशन तब इररिफ्लेक्सिव होगा जब ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं होगा उस रिलेशन आर में। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये एक नोट है, देख लीजिएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव जो है ना वो एक अलग चीज़ है, इररिफ्लेक्सिव एक अलग चीज़ है। ये नोट देखें गौर से कि आर सिर्फ तब इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, यानी एक एलिमेंट सेट ए का हो सच दैट जो रिलेशन आर में मौजूद हो। अब वो मैंने पहले मिसाल आपको दी है ना सेट ए की, सेट ए में 1 और 2 पड़े हुए हैं। ठीक है, अब उसके रिलेशन में मैंने आपको कहा था कि 1 1 जब रिलेशन में 1 1 भी फाउंड ना हो और 2 2 भी ना हो, यानी ये दोनों ना हो, तो आप कहेंगे कि रिलेशन आर जो है वो क्या है, इररिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर इनमें से एक भी हो और दूसरा ना हो, ठीक है, तो फिर जो वो रिलेशन होगा ना, तो फिर वो इररिफ्लेक्सिव उसे हम नहीं कहेंगे। इररिफ्लेक्सिव के लिए शर्त है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उनके जो उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर हैं विद इटसेल्फ एलिमेंट के, वो जो है ना कोई भी नहीं मौजूद ना हो उस रिलेशन में। ठीक है, अगर एक भी आ गया तो फिर वो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव उसे हम नहीं कहेंगे। ठीक है जी। जी, एक्सरसाइज को उसकी देख लेते हैं एग्जांपल को और इसमें समझ लेते हैं। ये देखिए ना वो सेट आ गया ए, अब इसमें 4 एलिमेंट हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। रिलेशन 1 में हम इसको देखते हैं। रिलेशन 1 में अब हम देखते हैं इन 4 एलिमेंट्स के लिए जो रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। रिफ्लेक्सिव में ये होता है ना कि हर एलिमेंट के जो है ना वो उसके अपने एलिमेंट्स के साथ जो है ना एक पेयर ऑर्डर होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं 1 1 है हमारे पास, 1 1 नहीं है, 2 2 है जी, 2 2 भी नहीं है, 3 3 है इसमें जी, 3 3 भी नहीं है, और 4 4 4 4 भी हमारे पास नहीं है। तो अब तो हमारे पास यानी इन चारों के लिए
एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो उसके अपने एलिमेंट के साथ हो ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, यहाँ पे नहीं है ना हमारे पास। तो कहेंगे हम कि नो एलिमेंट ऑफ ए सिंस नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ इन R1। ठीक है जी, तो इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है जी, ये इररिफ्लेक्सिव है, ये वाला कोई भी नहीं है ना। इररिफ्लेक्सिव की यही शर्त है कि कोई भी ना हो। ठीक है जी, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर ना हो जो सेट ए के एलिमेंट का अपने उसके एलिमेंट के साथ इटसेल्फ हो। ठीक है जी, इस शेप में हो जी, इस शेप में ये देखें ए, इस ए की जगह कोई भी एलिमेंट आ सकता है, यानी ये 4 4 हो सकता था, 3 3 हो सकता था। ठीक है, लेकिन वो कोई भी R1 में नहीं है। अब नेक्स्ट जो हम रिलेशन को देखेंगे इसमें R2 को, तो उससे आपको इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। ठीक है जी, इसमें सारे मौजूद हैं। ठीक है जी, तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है जी, ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके जी। थर्ड, इस पे गौर करिएगा, इसमें हमारे पास 3 3 है, ठीक है, लेकिन 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, और 4 4 भी नहीं है ना। तो अब इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब ये बहुत गौर से अपने बात उसको समझनी है। ये सेट रिफ्लेक्सिव नहीं है, जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ना रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की ये शर्त है कि सारे होने चाहिए, जैसे कि R2 में है। ठीक है, लेकिन अब मज़े की बात ये है कि ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब इररिफ्लेक्सिव की शर्त ये है कि उसके लिए कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे R1 में है। ओके हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये नोट में बता रहा है कि अ रिलेशन में बी नीदर इररिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, यानी एक रिलेशन जो है वो ऐसा रिलेशन भी हो सकता है कि ना वो रिफ्लेक्सिव होगा ना वो इररिफ्लेक्सिव होगा, और वही जो ये रिलेशन है वो ये R3 दिखा रहा है आपको। ठीक है जी, ये देखें। ओके हो गया जी, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है जी। डायरेक्टेड ग्राफ आ गया है इसका। डायरेक्टेड ग्राफ बहुत इजी है इसका जी, आइडेंटिफाई करना, बनाना। तो इररिफ्लेक्सिव है, हमें पता है कि ये शर्त है कि इसमें कोई भी जो है ना वो सेट का जो एलिमेंट होता है वो अपने ही साथ इटसेल्फ जो है ना वो पेयर बनाता है। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में 1 2 3 है ना, तो ना इसमें 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। ठीक है जी, ये रिफ्लेक्सिव है। सही है जी। अच्छा, ये आपको मालूम था डायरेक्टेड ग्राफ के लिए कि जब ऐसी सूरत हाल आती है ना, जैसे 1 1 2 2, यानी सेम एलिमेंट का जब पेयर बनता है। ठीक है, तो जब हम उसका पॉइंट बनाते थे, आपको याद होगा, ये 1 लिख दिया तो हम उस पर एक लूप बनाते थे। क्लियर जी, याद है ना आपको। तो अब वो यहाँ पे यही कह रहा है कि देयर इज़ नो लूप एट ईच पॉइंट ऑफ सेट ए इन द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ R। ठीक है जी, ये देखें, ये सेट ए के मेंबर हैं जी 1 2 3, ये आ गया 1 2 3, यहाँ पे 3 में से। अच्छा, अब इसका जब उसने ये जो ग्राफ बना दिया है ना रिलेशन R का, जो ये रिलेशन दिया है, इसका ग्राफ नीचे बना हुआ है। अब देखें इसमें किसी भी पॉइंट पे या किसी भी एलिमेंट पे 1 2 3 पे कोई लूप है? लूप नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिस ग्राफ में लूप ना हो तो वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का ग्राफ होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इसकी कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है कि सिंस द सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय 1। आपको पता है ना कि जो जब हमारे पास ये ऐसे पेयर बनते हैं जिसमें सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, यानी सेम एलिमेंट्स होते हैं, तो हम उसकी जगह 1 लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। मेन डायगोनल में ये देखें, मेन डायगोनल में आपको बताया था ना मैट्रिक्स में, मेन डायगोनल में जब ऐसे कोई पेयर होते हैं तो वो 1 जो है वो डायगोनल में आते हैं। ठीक है जी।
डायगोनल में 1 लिखे होते हैं। तो ये जी पॉइंट नोट कर लें कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा ना, उसमें जो मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल होगा ना, उसके अंदर सारे ज़ीरो होंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट आगे देखते हैं जाके। ये देखें, ये आप डायरेक्ट आके यहाँ पे देखें, ये देखें, इसमें देखें, ये 3 एलिमेंट हैं, ये रिलेशन दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको जब उन्होंने मैप किया तो ये इसको एक नज़र में ही आप देख के बता सकते हैं रिफ्लेक्सिव है। कैसे जी? इसका ये मेन डायगोनल देखें, ये इसका डायगोनल है ना, इसमें आपको 1 नज़र आ रहा है? कहीं नहीं है ना, सारे ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है जी? सेट, ये रिलेशन जो है वो इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है जी, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे एक रिलेशन है इंटीजर के सेट पे। ठीक है, और उस रिलेशन की ख़ासियत ये है कि उसके अंदर इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ पे देखें, इसमें वो कह रहा है कि ए जो है, यानी पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। यानी ये देखें ना, अगर मैं लिखता हूँ 2 1, तो ये उस रिलेशन में आएगा क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सेम एलिमेंट कभी भी नहीं आ सकता है इसके अंदर, सेम एलिमेंट कभी भी नहीं आ सकता ना। तो जब दो सेम एलिमेंट किसी सेट में नहीं आएंगे तो ये तो हमें पता चल गया कि फिर ये तो इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। तो ये नीचे इसको आप पढ़ भी लीजिएगा सोल्यूशन को, तो ये सिंपली जो है ना इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट है जी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक आपने पढ़ा था, अब ये आ गया एंटी सिमेट्रिक। ओके जी, सिमेट्रिक आपको याद है ना, हमने देखा था ना जी कि सिमेट्रिक में अगर आपके पास ए बी है, ठीक है, तो फिर आपके पास बी ए भी होना चाहिए। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी ना। अब एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन यहाँ तक तो ठीक है, चल रही है। यहाँ पे ये देखें, कह रहा है कि दो एलिमेंट ए बी हैं, वो सेट ए के, और वो उनका एक पेयर ऑर्डर ए बी जो है वो भी रिलेशन आर में है और बी ए भी रिलेशन आर में, यानी ये दोनों रिलेशन आर में हैं। लेकिन इसकी जो इम्प्लिकेशन है, जो उसकी मेन शर्त है, वो ये वाली है। वो ये कह रहा है कि जो ए और बी हैं वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है जी। अब देखें, ये हमने लिख दिया था ना, अब इक्वल है का मतलब है कि सेम है। अब देखें, ए की जगह मैं लिख देता हूँ 2 और बी की जगह मैं लिख देता हूँ 2, तो इसका ए बी पार्ट तो ये आ गया, तो बी ए पार्ट इसका क्या आएगा? वो भी यही आएगा ना। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है जी। नेक्स्ट इसके रिमार्क्स पढ़ लेते हैं। रिमार्क्स में ये कह रहा है कि एक रिलेशन आर एंटीसिमेट्रिक सिर्फ तब नहीं कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर आर एलिमेंट्स ए एंड बी इन ए, यानी से ए और बी के दो एलिमेंट्स जो हैं वो ए बी रिलेशन आर में भी ए बी की सूरत में हो और उसका और बी ए की शक्ल में भी वो रिलेशन आर में हो, लेकिन वो बराबर ना हो, मतलब वो एलिमेंट सेम ना हो। यहाँ मैंने पहले मिसाल दी है ना सेम एलिमेंट्स की, वो सेम ना हो, यानी अगर 1 2 है, ये सेम नहीं है ना, और 2 1 लिखे हुए हैं, तो जब इस तरह की पोजीशन होल्ड होगी ना तो वो सिमेट्रिक कहलाएंगे, एंटी सिमेट्रिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि आपने ये कभी भी नहीं समझना कि सिमेट्रिक का जो उल्ट होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये आपने कभी नहीं समझना। ये दोनों एक दूसरे के जो है ना ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। हम एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगी जी। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं जी। अच्छा जी, पहले है जी आपको ये एक सेट दे दिया है ए 1 2 3 4 और उस पर जो है ना रिलेशन बने हुए हैं। ये कोई यहाँ पे इन्होंने 4 रिलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, इनको गौर से देख लें आप। पहले रिलेशन को हम चेक करेंगे एंटी सिमेट्रिक के लिए, यानी सेम जो एलिमेंट्स हैं ना, ये देखें 1 1 2 2 3 3, ये सेम एलिमेंट्स वाले इसमें पेयर ऑर्डर पेयर आ गए ना इस सेट के अंदर से। 4 4 इसमें नहीं है, डजंट प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है जी। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके तो जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं सेम वाले आए हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है।
ठीक है। सिमेट्रिक में भी मैंने आपको बताया था ना कि अगर सेम ऑर्डर पेयर आ जाते हैं तो वो रिवर्स में अपने लिए जो है ना काफ़ी होता है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा और एंटी सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है जी। जी, अब दूसरी देख लेते हैं जी R2 रिलेशन को। अच्छा, इसमें देखें पहला सेम एलिमेंट वाले देखे हैं जी, इसमें इसके अंदर सेम एलिमेंट वाले पड़ा हुआ है ना 2 का सेट ए से। ठीक है जी। अब इसमें जो हमें ये तो पता चल गया कि सेम वाला एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो सेम एलिमेंट्स के साथ पड़ा हुआ है, तो ये तो हो गया जी एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए इसको देखते हैं कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में ये होता है ना कि ये वाला तो सिमेट्रिक की शर्त पूरा उतर रहा है। अब ये वाला देखते हैं, 1 2 का उल्ट 2 1 है, नहीं है। 2 3 का उल्ट 3 2 है, नहीं है। 3 4 का जो रिवर्सल है उल्ट है 4 3 है, नहीं है। 4 1 का है जी 1 4, 4 1 की जगह 1 4 आएगा ना। तो ये वाला ऑर्डर पेयर है इसके अंदर, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी। आगे इसमें आपको डिटेल भी दी हुई है, देख लीजिएगा। थर्ड देखते हैं जी, थर्ड में क्या कह रहा है। थर्ड रिलेशन में कह रहा है यहाँ पे आपके पास सेम एलिमेंट्स के साथ आ गया एक, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे आप गौर करें, इसको चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। ये 1 3 है ना, ठीक है, और इसका 3 1 भी पड़ा हुआ है ना जी। ठीक है, तो ये जब शर्त पूरी हो गई ना सिमेट्रिक के लिए, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, लेकिन जो इस तरह से सिमेट्रिक होगा ना जिसमें जो ऑर्डर पेयर है वो 2 ऑर्डर पेयर इस तरह पड़े हों, यानी ए बी हो और बी ए हो, ऐसे दोनों मौजूद हों, लेकिन ए और बी जो है वो एक दूसरे के इक्वल ना हो। यहाँ पे 1 और 3 है ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है। तो जब ऐसी शर्त, जब ये पूरी हो जाएंगी ये शर्तें, तो फिर हम कहेंगे कि जो वो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाली, चौथा रिलेशन, इसको बहुत गौर से देखना है आपने। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एंटी सिमेट्रिक के लिए सेम रिलेशंस, सेम जो एलिमेंट्स के जो ऑर्डर पेयर थे हैं उसके चेक करते हैं। सेम ऑर्डर पेयर तो कोई नहीं है, नहीं है जी। अब हम इसको सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। ठीक है जी, सिमेट्रिक के लिए इसमें 1 3 है जी, 3 1 है हमारे पास, 2 4 है, तो 2 4 के लिए जो इसका उल्टा 4 2 होता है ना, तो वो होना चाहिए था, तो वो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो जब ये शर्त पूरी हो गई एंटी सिमेट्रिक ख़त्म करने के लिए, यानी एक भी ऐसा जो दो ऑर्डर पेयर आ जाएँ जिनमें ए और बी जो है वो इक्वल ना हो, तो ये तो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ये इसने बता दिया है, और ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में ये हमने देख लिया 2 4 की जगह 4 2 होना चाहिए था, वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, पढ़ इसलिए लीजिएगा कि आपने कैसे जो है ना इसको एग्जांपल पेपर में जब आएगा आपको, तो आपने कैसे इसको जो है ना एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। ठीक है, तो उर्दू में बता रहा हूँ जस्ट समझाने के घर से। ठीक है जी, अब आ गया इसका डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ भी इसका बहुत इजी है एंटी सिमेट्रिक का। मेन जो आपको मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना एंटी सिमेट्रिक में, जो एंटी सिमेट्रिक की जो मेन शर्त जो है जो एंटी सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी है वो ये है कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, और अगर कोई ऐसा रिलेशन आता है जिसमें एलिमेंट सेम नहीं है, यानी ये ऑर्डर पेयर आ गया एक रिलेशन में और उसके एलिमेंट सेम नहीं है ना, 1 2 है, और इसी का जो है ना वो रिवर्सल 2 1 भी मौजूद है। ठीक है, आपके पास जब ऐसे दो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे जिसमें ए और बी इक्वल नहीं होंगे, तो देन वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब डायरेक्टेड ग्राफ में हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें, गौर करें, 1 से 2 पे एरो जा रहा है और 2 से 1 पे भी एरो जा रहा है। ठीक है, तो जब ये सूरत हाल कहीं पे भी फाइंड होगी ना ग्राफ में, तो आपने समझ जाना है कि ये
जो रिलेशन का जो ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ, वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि देयर इज़ नो पेयर ऑफ एरोज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए इन द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ आर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको आगे जाके देख भी लेते हैं। ये देखें जी, आप इसमें गौर से आपने देखना है इसको। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखिए 1 से 2 पे जा रहे हैं एरो जी, 2 से 1 पे नहीं आया ना। ठीक है, अभी तक तो ये जो ग्राफ एंटी सिमेट्रिक है हमारे हिसाब से। 2 से 3 पे जा रहा है, 3 से 2 पे वापस नहीं आया, ओके है जी, एंटी सिमेट्रिक है। 3 से 1 पे जा रहा है, 1 से 3 पे वापस नहीं आया, एंटी सिमेट्रिक है। लूप इसमें अलाउ है, लूप की खैर है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया जी, प्रूव, ये प्रूव हो गया यहाँ पे। इसको देख के हमने पहचान लिया कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ हमें ये बता रहे कि ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का ग्राफ है। ठीक है जी, यानी देयर इज़ नो पेयर ऑफ एरोज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन सेट ए। ओके, अच्छा जी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में भी इसका ऐसे ही होगा कि हमने ऊपर तो सिमेट्रिक के लिए तो कुछ और पढ़ा था। अब इसमें देख लेते हैं, आपको मैं डेफिनेशन पढ़ के भी बता देता हूँ। ये कहते हैं कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ना आर की, तो जहाँ पे ए होगा ना आयत रो और जेथ कॉलम में, ठीक है, ये नीचे आप एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसी जो है ना जेथ रो और आयत कॉलम में जो है ना वाइस वर्सा में ज़ीरो पड़ा होना चाहिए। ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। यहाँ पे देखें सेट ए है और ये इसका रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि एंटी सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे 1 2 है, तो अगर 2 1 हो जाता तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ना होता ना। तो ये 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए, 3 1 है तो 1 3 नहीं होना चाहिए। सेम एलिमेंट्स की खैर है। ठीक है जी, अब वो ये कह रहा है इस डेफिनेशन में कि यहाँ पे इसको देख के हम देखते हैं। अब 1 2 यानी 1th रो और सेकंड कॉलम, पहली रो और सेकंड कॉलम में यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो वो अब कहता है तो फिर दूसरी रो और पहले कॉलम में इसके अगेंस्ट 0 होना चाहिए। यानी यहाँ पे 1 है ना, अगर ये 1 है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। ये मस्ट है जी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के मैट्रिक्स को बनाने के लिए। ठीक है जी, सिंपल है, मैट्रिक्स बनाना आपको आता है, आप बना लेंगे इसको, बस आपने चेक कैसे करना है। ठीक है, आगे भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें ये जो 1 इसको हमने चेक कर लिया, डायगोनल को इसमें हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, आपको बताया था मैंने। अच्छा, इसमें है सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आप देखिए ये 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम में 0 होना चाहिए। ओके जी, इसी तरह थर्ड रो और पहले कॉलम में 1 पड़ा हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 0 होना चाहिए इसके अगेंस्ट। ठीक है जी, तो इससे ज़ाहिर हुआ कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सॉरी एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर है जी। जी, अब हमारे पास आ गया है जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है जी, इक्विवेलेंस रिलेशन का हमने पढ़ा था। इक्विवेलेंस में आपको याद होगा, इक्विवेलेंस की शर्त ये थी कि इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। लेकिन जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ना, तो उसमें सिर्फ सिमेट्रिक का डिफरेंस है, यानी सिमेट्रिक की जगह यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो जब ये सिचुएशन आएगी तो हम कहेंगे ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है जी, ओके जी, ये डिफरेंस है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में और इक्विवेलेंस में। अच्छा, जो एग्जांपल्स है ना इस तरह की, ये जो दी हुई है, जैसे पहले जो ऊपर मैं कराता आ रहा हूँ कि आपको ये सेट दिया है, रिलेशन दिया है, और उसके बाद इस तरह के एग्जांपल्स जो है ना वो आपके पेपर में आपसे इस तरह की पूछ सकता है। सब्जेक्टिव पार्ट में 3 नंबर्स के लिए, 5 नंबर्स के लिए भी समथिंग इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए वो पूछ सकता है।
तो वही काम की होती हैं। जो नीचे एग्जांपल्स दी हुई है ना, इनसे आप खुद गो थ्रू हो जाइएगा। ये जस्ट आपसे आपके जो कंसेप्ट्स हैं ना उनको क्लियर करवाने के लिए दिए गए हैं। इनको आप खुद प्रैक्टिस करें, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। तो इसको जितना आप सोच के पढ़ेंगे और देखेंगे ना इनको, इसमें करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ ये आप पढ़ ही लें, ठीक है, एक दफ़ा से गो थ्रू हो जाए, तो ताकि आपके कंसेप्ट आपको पता चले कि वो किस हद तक क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो ये ख़ास तौर पे ये एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये वाली, ये लाजमी देख लीजिएगा। तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह की एग्ज़ाम्पल नहीं आती पेपर में। जस्ट ये है कि जो ऊपर जो हम एग्ज़ाम्पल साथ साथ करते आ रहे थे ना, तो उस तरह की एग्ज़ाम्पल्स आती हैं, ठीक है जी। बस आपने ये डिफरेंस एट द एंड आपने याद रखना है यहाँ पे कि पार्शियल ऑर्डर जो रिलेशन है वो क्या होते हैं और इक्वलेंस ऑर्डर इक्वलेंस रिलेशन क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ जो डिफरेंस होता है पार्शियल का जो होता है उसमें मैं आपको यहाँ पे एब्रीविएट करके लिखूँगा, ठीक है। जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, सिमेट्रिक होगा, सॉरी एंटी सिमेट्रिक होगा, और क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। जबकि इक्वलेंस रिलेशन जो ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं ना, इक्वलेंस रिलेशन, उसमें आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का है, ठीक है जी। आई होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारा लेक्चर ख़त्म होता है जी आज का, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में, फिर हम आगे फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तो 13 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं जी लेक्चर नंबर 14 में। तब तक दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।